हेलो। आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी, हाउ कैन वी डिफाइन? हम एनर्जी को कैसे परिभाषित करते हैं? द कैपेबिलिटी टू डू वर्क बाय ए बॉडी, द कैपेबिलिटी or ability to do the work by a body is called energy. एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हम जानते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, देयर आर सो मेनी फॉर्म, टाइडल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म है। देखिए, एनर्जी को परिभाषित जब करते हैं, जब एनर्जी हम उसी को कहते हैं जिसमें कुछ करने की, कुछ काम करने की क्षमता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी हम मुख्यतः मैकेनिकल एनर्जी हम आते हैं, इसका एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। How can we define the mechanical energy? Mechanical energy can be defined the energy possessed in a body by means of mechanical means. किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसके दो फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म जो होता है वह है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फॉर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम कहें कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निहित है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो आइए सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed in a body by virtue of its motion. The energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy। यानी किसी बॉडी में, किसी वस्तु में उसके मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कार में चलती हुई कार, ऑटोमोबाइल जितनी है, उसमें जो एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी है। रनिंग वाटर है, उसमें जो एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी है। तो डिफरेंट फॉर्म्स आर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम उसी को कहेंगे जिसमें बॉडी के मोशन के कारण जो निहित होती है, एनर्जी निहित होती है, उसी को हम जो है काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब हम आते हैं एक्सप्रेशन, derive the expression for the kinetic energy, है ना? expression for kinetic energy, expression for the kinetic, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं। एक तो जनरल है, ट्रेडिशनल वे है, जिसे आप 9th क्लास में भी आपको मिला होगा, और एक यहाँ एक दूसरे तरीके से बाई कैलकुलस मेथड कहते हैं। तो आइए पहले जनरल मेथड से जानें। सपोज दैट दिस इज ए बॉडी ऑफ मास m is initially at rest, u बराबर 0।
इस पर दिस इज ए प्लेन, a constant force F is applied so that the body comes in motion and get accelerated. मान लीजिए इसमें एक्सीलरेशन A उत्पन्न होता है। एक बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियली वह रेस्ट में है, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया जाता है, जिससे बॉडी क्या होती है, एक्सीलरेट होती है। सपोज दैट कि s डिस्टेंस कवर करने के बाद किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में s डिस्टेंस कवर करने के बाद यानी बॉडी यहां चली आती है, बॉडी यहां चली आई तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वह s है, और यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूटिलाइज करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यह इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो u की वैल्यू 0 है, तो वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2as और वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, यह आपका हो गया। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा, F बाई m। इस a की वैल्यू फर्स्ट में हम पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2f बटा m इंटू s। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 2fs बराबर mv स्क्वायर, यानी fs बराबर 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर, यह हमारा इक्वेशन नंबर 2। A force F applied on a body of mass m which displays by an amount s in direction of the force, ठीक है। एक बॉडी जिसका मास m है उस पर एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण बॉडी जो है s अमाउंट से डिस्प्लेस होती है इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स के द्वारा बॉडी पर किया गया कार्य कितना होगा, W इक्वल टू F S। इट क्लियर, क्योंकि यहाँ दोनों एक डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो F S cos 0 डिग्री, इसलिए W बराबर F S। जो यह वर्क है, यह वर्क उस बॉडी में स्टोर होता है विच अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर होता है। तब W बराबर K यानी काइनेटिक एनर्जी, तब हम यहाँ लिख सकते हैं W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर एंड W इक्वल टू K, इसलिए K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये हुआ हमारा जनरल मेथड से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी को हम बाय कैलकुलस मेथड, है ना, काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से हम बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। Suppose that a body of mass m on which a constant force F is applied. Suppose that a body of mass m on which a constant force applied, initially which is at rest,
the body displays in the direction of force by a very small amount ds. By a very small amount ds. Suppose that a body initially at rest, a constant force F is applied, so that the body displays in the direction of the force by very small amount ds. Clear? तब स्मॉल वर्क होगा, स्मॉल वर्क डन बाय द फोर्स dw इक्वल टू F इंटू ds. चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो यहां भी थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो dw बराबर F ds cos 0 डिग्री, इसलिए dw इक्वल टू F ds, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1. न्यूटन के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि F इक्वल टू ma, और कैलकुलस मेथड में आपने देखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, तो m इंटू dv बटा dt. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी dv बटा dt. अब इस f की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं, f की वैल्यू यहां से f की वैल्यू उठाकर यहां हम पुट करते हैं, तो dw बराबर होता है m dv बटा dt इंटू ds. अब इसको थोड़ा सा और हम आगे ले जाते हैं, m dv इंटू ds बटा dt. ds बटा dt यानी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये हो गया m v dw बराबर, यानी जो स्मॉल वर्क होता है वह कितने के बराबर हो गया, m v dv. ये क्लियर? अब यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और F कांस्टेंट फोर्स F के लगने के कारण और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, तो u बराबर 0 से लेकर v बराबर v तक आने में कितना कार्य किया गया, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं. dw इंटीग्रेशन, ये हो गया v और u हो गया लिमिटेशन लोअर लिमिट 0 m v dv. m कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लें, m v dv. तब क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो w इक्वल टू है ना, इंटीग्रेशन v m हो गया बाहर 0 v dv. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, m v स्क्वायर बाई 2 v 0 बराबर हो गया m, लिमिट की वैल्यू रखें v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो बराबर क्या आया, m v स्क्वायर बाई 2, इसलिए w इक्वल टू 1 बटा 2 mv स्क्वायर. ये हो गया वर्क. ये वर्क कहाँ जाता है, दिस वर्क इज स्टोर इन द बॉडी विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. यही जो है बॉडी में स्टोर होता है और काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर जो है प्रकट होता है. तो k इक्वल टू w 1 बटा 2 mv स्क्वायर. ये हो गया हमारा कैलकुलस मेथड से. क्लियर? अब हम एक देखें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है?
हम जानते हैं कि P को स्मॉल से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू एम वी। m इज द मास ऑफ बॉडी एंड v द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसी को हम कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, यही होता है 1/2 mv स्क्वायर। हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें 1/2 है ना, सॉरी, इसमें हम 1/2 m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 1/m से मल्टीप्लाई बाई 1/m बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया k/m और यहां हो गया 1/2m इंटू m सॉरी मल्टीप्लाई बाई m बोथ साइड, सॉरी है ना, तो m के इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर, यही हुआ। दोनों तरफ हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो m के बराबर 1/2 m स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर हो गया इंटू v स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m v का होल स्क्वायर। m भी बराबर होता है p, तो बराबर लिख सकते हैं 1/2 p स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर बाई 2, यानी m के इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 और p स्क्वायर इक्वल टू 2m के, इसलिए p इक्वल टू √2m के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द linear momentum and the kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी और linear momentum के बीच में यही रिलेशन होता है। P इक्वल टू √2m के इज काइनेटिक एनर्जी, m इज द मास। क्लियर? अब आइए, एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या है? कहता है कि when a constant force applied on a body, the work done by the force on the body is equal to the change in the kinetic energy of the body। यानी जब किसी बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस फोर्स के द्वारा बॉडी पर जो किया गया वर्क डन है, जो वर्क है, वह वर्क उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई बॉडी, ठीक है, यह बॉडी है कोई जिसका मास m है, जिसका मास क्या है, m है, और यह u वेलोसिटी से चल रही है। इस पर एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया जाता है जिसके कारण यह एक्सीलरेट होती है। ठीक है, एक्सीलरेट होती है और s डिस्टेंस के बाद इस बॉडी का, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाता है v। ठीक है, एक बॉडी जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया जाता है जिससे बॉडी एक्सेलरेट होती है। s डिस्टेंस कवर करने के बाद यह बॉडी, है ना, v वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है।
जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्टेंस कवर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। ठीक है। अब यदि हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1/2m, तो ये हो गया 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर बराबर 1/2m है ना इंटू 2as। क्लियर? यह कट गया तो बचा 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर बराबरmas। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार, ठीक है, सेकेंड लॉ के अनुसार F इक्वल टू ma, तो इस ma की जगह हम F रख सकते हैं, तब लिख सकते हैं 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर इक्वल टू Fs। This is the force applied on the body and the body displaced by S in the direction of the force। यदि कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया जाता है बॉडी पर और बॉडी फोर्स की दिशा में, डायरेक्शन में S से डिस्प्लेस होती है, तो वर्क डन क्या होगा? W इक्वल टू क्या हो गया? Fs। तो इस Fs की जगह पे हम W लिख सकते हैं, तो W इक्वल टू 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर। इट क्लियर? यानी वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तब है जब हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। अब यदि हम यह कहें कि कांस्टेंट फोर्स की जगह वेरिएबल फोर्स अप्लाई करते हैं, तब उसमें हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा? तो जैसा पीछे हमने कैलकुलस मेथड में हमने देखा है, ठीक उसी तरह हम यहां अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो मान लिया कि एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया गया है किसी बॉडी पर और बॉडी उस वेरिएबल फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, तब इसका हम कैसे जो है वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे रिलेट करें? तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि बॉडी जो है अप्लाइड वेरिएबल फोर्स के एक छोटा सा अंतराल, हम जो है जो डिस्टेंस जो कवर करती है बॉडी, उसके डायरेक्शन उसके छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में ले देते हैं और उस छोटे से पार्ट में हम मान के चलते हैं कि उस पार्ट में बॉडी फोर्स जो है कांस्टेंट है। तो सपोज दैट उस वेरिएबल फोर्स के द्वारा स्मॉल पार्ट्स में है ना जो डिस्प्लेसमेंट है वह ds है। वेरिएबल फोर्स क्या है? F है। तो जो स्मॉल वर्क डन होगा वह क्या होगा? dw इक्वल टू F ds। चूंकि वह छोटा सा अंतराल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है फोर्स, तो यहां जो है थीटा 0 डिग्री होगा, तो dw बराबर F ds। इट क्लियर? या आप देख लिए कांस्टेंट न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार F बराबर होता है ma, F बराबर ma, तो हम लिख सकते हैं ma ds, dw बराबर, और a बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी m dv बटा dt इंटू ds। क्लियर? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m dv ds बटा dt, ds बटा dt यानी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इक्वल टू वेलोसिटी यानी mv dt। तब हमारा स्मॉल वर्क डन हो गया
एम वी डी पी। क्लियर? तो वर्क डन जो होगा, हम ये पहले जान चुके हैं कि इट इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट इज डिपेंड ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। यह जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड। तो वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ए बॉडी व्हेन इट वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम u to v। द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स on the body when the initial velocity increases from u to the final velocity v। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। dw इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v m v dv। ठीक है, तो dw, तो ये हो गया w इक्वल टू m बार हो जाएगा v u v dv। इसका इंटीग्रेशन होगा m v स्क्वायर बाई 2 v u। पुट कर दें लिमिट को, तो m v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 बराबर m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2, यानी w इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। आगे हमारा रिलेशन वेरिएबल फोर्स के, यानी ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी W इक्वल टू, यानी कि W बराबर क्या हो गया, वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें हम ये बातें का ध्यान रखना है कि यदि कांस्टेंट फोर्स है तो हम ट्रेडिशनल मेथड से जा सकते हैं, और यदि वेरिएबल फोर्स है तब वैसी दशा में हमें ये कैलकुलस मेथड यानी इंटीग्रेशन मेथड को अप्लाई करना होगा। ठीक है, थैंक्स।